वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अब तक जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत मापन मूल्यांकन और सांख्यिकी में स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग देखे हैं सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी में हम देखे हैं कि कोई प्राप्तांक है वह अब उस प्राप्तांकों का एवरेज निकाला, यानी उस ग्रुप का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसके बाद हम लोग डेविएशन को देखे हैं कि कोई प्राप्तांक जो है अमुक प्राप्तांक अपने एवरेज से कितना डिफर करता है। अब बात आती है कि अगर किसी ग्रुप में दो वेरिएबल हो, दो चर हो या दो डाटा दिया हो, उनमें उनका कैसे हम संबंध निकालते हैं, इसको हम लोग कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। आइए हम लोग सहसंबंध को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। सहसंबंध, सहसंबंध क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन को हम लोग पहले परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग कोरिलेशन गुणांक की गणना कैसे करते हैं इसको बताने का प्रयास करेंगे। सहसंबंध एक्चुअली जो है दो चरों के आपसी संबंध को बताता है। एक शब्द आपके दिमाग में आया होगा, चर। सहसंबंध क्या होता है? दो चरों के आपसी संबंध को जो व्यक्त करता है वही सहसंबंध कहलाता है। यहाँ पे हमें एक शब्द मिल गया, चर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे वेरिएबल किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण और विशेषता को हम लोग चर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम हैं, हमारा कुछ वेट है, कुछ हाइट है, ये क्या है हमारी, ये विशेषता है। हम टीचिंग करते हैं, हम टीचर हैं, ये हमारी विशेषता है। यानी अगर एक हम ग्रुप ले ABCDE, हम 5 लोगों का एक ग्रुप लिए हैं, इनका, ये हमारे स्टूडेंट को हम मान लेते हैं कि ये हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट का अगर मैथ का प्राप्तांक, कोई टेस्ट पेपर हुआ, मैथ में इन्हें कुछ प्राप्तांक मिला, जैसे 3, 5, 10, 15, 6। और एक दूसरा सब्जेक्ट हम इनका लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। साइंस में भी इन्हें कुछ प्राप्तांक मिले, 6, 7, 8, 9, 5। हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का एक वेरिएबल चर मैथ है, इसमें ये प्राप्तांक मिला हुआ है, ये साइंस है। हम देखेंगे कि मैथ में क्या इस बच्चे का अगर प्रोग्रेस होता है तो क्या साइंस पे इसका असर पड़ता है कि नहीं। इसी को हम लोग सहसंबंध गुणांक के नाम से कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या होती है जो दो चरों के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। सहसंबंध गुणांक, ये क्या होता है? जो दो चर, सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या होती है जो दो चरों के आपसी संबंध को बताता है कि एक चर में वृद्धि होने पे दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैथ में अगर किसी बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है तो उसका साइंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की IQ बहुत अच्छी है तो उसके अचीवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ये सब शब्द क्या है? चर है, वेरिएबल है। थोड़ी देर के लिए हम लोग वेरिएबल को समझने का प्रयास करेंगे कि ये वेरिएबल क्या होता है। जैसा हम पहले ही बताए हैं कि चर जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की गुण और विशेषता को चर कहते हैं। हमारी अपनी विशेषता है, आपकी अपनी विशेषता है, इस मार्कर की भी अपनी विशेषता है कि ये क्या करता है, ये लिखता है। इस ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषता है, इस पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं। लाइट की क्या विशेषता है, कि लाइट जो है जलती है, कमरे में प्रकाश होता है। ये एक CFL LED का एक विशेषता है। ये है हमारा चर। हम लोग चर को देखते हैं, चर कितने प्रकार का होता है। चर जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है गुणात्मक। गुणात्मक चर क्या होता है, और दूसरा भी हम लिख लेते हैं मात्रात्मक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या किसे कहते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल किसे कहते हैं? गुणात्मक चर। गुणात्मक चर
किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की गुण और विशेषता को बताता हो उसे हम लोग गुणात्मक चर कहते हैं। और मात्रात्मक चर किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की गुण और विशेषता को अंकों के रूप में अभिव्यक्त कर दे, जैसे 2, 4, 10, 20, 50 अंकों के रूप में अभिव्यक्त कर दे, उसे हम लोग मात्रात्मक चर कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम लोग मान लें कि हम लोग कॉलेज स्तर की बात करें तो कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में स्नातक करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लें स्नातक। हम लोग देखते हैं स्नातक में कि बीए के भी बच्चे होते हैं, बीएससी के भी बच्चे होते हैं, बीटेक करने वाले भी बच्चे होते हैं, बीकॉम करने वाले भी बच्चे होते हैं। ये क्या बता रहा है? सबका क्वालिफिकेशन एक ही होता है, सबको सर्टिफिकेट स्नातक का ही मिलता है, लेकिन बीए करने वाले बच्चों की क्या एक अलग विशेषता होती है, बीएससी वालों की अलग विशेषता होती है, बीटेक वालों की अलग और बीकॉम वालों की अलग विशेषता होती है। हम लोग वेजिटेबल को भी ले सकते हैं, सब्जियों को ले सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं जैसे आलू है, प्याज है, सबकी अपनी विशेषता है। तो ये किस तरह का वेरिएबल है? ये गुणात्मक वेरिएबल है। हम लोग मात्रात्मक वेरिएबल को देखते हैं। मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की गुण और विशेषता को जब हम अंकों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो अब मात्रात्मक चर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो उसको हम लोग आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति, एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए हैं? आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को लिए हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उन्हें हम लोग निम्न आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति कहते हैं, और दूसरा मध्यम आर्थिक स्तर वाले, और तीसरा उच्च आर्थिक स्तर वाले लोग होते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक स्थिति क्या एक वेरिएबल है, उसमें किसी के पास अगर कम पूंजी है, कम पैसा है, उसको हम लोग निम्न आर्थिक स्तर, देखिए गुण और विशेषता को क्या कर रहा है? अंकों के रूप में अवैध कर दे रहा है। यानी एक बिलो पॉवर्टी लाइन की निर्धारित है कि इतने आर्थिक स्तर से अगर नीचे है तो वो निम्न आर्थिक स्तर का व्यक्ति कहलाएगा। मध्यम आर्थिक स्तर का भी एक फिक्स है कि उनके पास कितना अमाउंट हो तो वो मध्यम आर्थिक स्तर के कहलाएंगे, और उच्च स्तर आर्थिक स्तर वाले जिनके पास आर्थिक स्थिति या पैसे रुपए बहुत ज़्यादा है वो उच्च आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति कहलाएंगे। हम लोग इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से हम देखते हैं कि उनके प्राप्तांक के हिसाब से अगर देखें, प्राप्तांक के हिसाब से देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न पाते हैं, यानी क्या होता है वो 60% से ऊपर प्राप्तांक पाए हुए हैं। कुछ सेकेंड डिवीज़न होते हैं, यानी वह 45 to 60 के बीच में उनका प्राप्तांक होता है, 45% से 60%। और थर्ड डिवीज़न हम उन बच्चों को कहते हैं जो लेस देन 45% प्राप्तांक को पाए होते हैं। इतना क्लियर है? ये प्राप्तांक के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्राप्तांक क्या है। उन बच्चों का, किसी क्लास के बच्चों का रिजल्ट आया है, उनका जो प्राप्तांक है तो उनके प्राप्तांक के हिसाब से, यानी उनके गुण और विशेषता के आधार पे जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो वह किस तरह का कहलाता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाता है। इतना समझ में आया? हम एक चीज़ देखते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जैसे इसके हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से समझना आसान रहेगा कि जहाँ पे प्राप्तांक या जो गुण और विशेषता है उसको हम लोग डेसिमल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे दशमलव के रूप में। जैसे भार, अगर किसी व्यक्ति का हम लोग भार का आकलन करें तो अगर उसका वेट करते हैं तो क्या मिलता है? 50.4 ऐसे ही मिलेगा। 50.4 किसी का मिलेगा 63.5। परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, डेसिमल में आएगा। या हम लोग हाइट को भी ले सकते हैं, ऊंचाई को भी। ऊंचाई भी देखें
तो किसी व्यक्ति का जो है हाइट जो है 5 फुट 6 फुट 7 फुट नहीं मिलता है। जनरली हम लोग को देखने को मिलता है 5.7 फुट 4.5 फुट इस तरह का मिलता है। यानी हम देखेंगे उसमें डेसिमल ये कंटिन्यूअस चल रहा है। और डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जी किसी कमरे में कितने व्यक्ति हैं, या किसी स्कूल के किसी क्लास में हम देखते हैं कि 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। वहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी क्लास में जो है 44 बच्चे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें या तो 44 बच्चे होंगे या तो 45 बच्चे होंगे। या हम कह सकते हैं किसी कमरे में चेयर की संख्या किसी क्लास में क्या हो सकती है, एक परफेक्ट नंबर हो सकता है, वह डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर है। तो ये तो था वेरिएबल। फिलहाल इस टॉपिक में ये जो टॉपिक आया है वेरिएबल चर, यानी दो चरों के बीच में ये जो चर बहुत सारे हम आपको दिए हैं, इनमें जो आपसी संबंध निकाला जाता है उसे ही हम लोग सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या होती है जो दो चरों के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। तो ये तो था हम लोग का वेरिएबल और सहसंबंध गुणांक। हम लोग सहसंबंध गुणांक की गणना जो है खासकर दो मेथड से करेंगे। एक करेंगे रैंक डिफरेंस मेथड और दूसरा करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रैंक डिफरेंस मेथड कोटि अंतर विधि और दूसरा है प्रोडक्ट मोमेंट विधि। रैंक डिफरेंस मेथड जो है स्पीयरमैन का है और प्रोडक्ट मोमेंट विधि जो है कार्ल पियर्सन की है। इसका जो हम सिंबल निकालते हैं इसे हम लोग रोज से कहते हैं और इसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। इसकी गणना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तो था हम लोग का सहसंबंध। हम लोग देखेंगे कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन, हम लोग निकालेंगे सहसंबंध के प्रकार। टाइप ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन जो है सहसंबंध, ये तो इतना तो क्लियर है, इतना ध्यान में आप रखिएगा कि कोरिलेशन क्या होता है, दो चरों के आपसी संबंध को जो व्यक्त करता है। इसका जो बेनिफिट है इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बच्चे की आईक्यू अच्छी है तो उसका अचीवमेंट भी अच्छा होगा। अगर हम देखें कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग सहसंबंध गुणांक, यानी जो हाइट और वेट है ये दो वेरिएबल है, दो चर है। या अभी जो इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं कि आईक्यू और अचीवमेंट क्या है, ये दो वेरिएबल है। तो हम लोग टाइप ऑफ कोरिलेशन को देखते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है निगेटिव कोरिलेशन और तीसरा होता है जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। पहला है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध और तीसरा शून्य सहसंबंध। ये धनात्मक सहसंबंध क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आसान रहेगा समझना। जैसे हम लोग देखते हैं ये क्या है, एक सर्किल है। क्लियर है। सर्किल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेंटर होता है, इसका रेडियस होता है त्रिज्या, और उसका सर्कमफ्रेंस होता है और एरिया भी होती है। अगर हम किसी सर्किल के रेडियस को आर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, धनात्मक सहसंबंध में रेडियस और दूसरा एरिया। ये क्या है सर्किल की, ये वेरिएबल हैं, विशेषताएं हैं, रेडियस और एरिया। अगर हम इसके सर्किल के रेडियस को बढ़ा देते हैं तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए रेडियस इतना था तो ये एरिया कवर करता था, और जैसे ही रेडियस बढ़ा एरिया बढ़ गया। यानी हम लोग कहेंगे कि अगर किसी एक चर में
ध्यान दीजिएगा, हम रेडियस नहीं बोल के चर बोलेंगे। यदि किसी एक चर में वृद्धि करें तो दूसरे चर में भी अगर वृद्धि हो, या एक चर में कमी करें, रेडियस घटा दें, तो एरिया क्या होगा, घट जाएगा। ये धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। धनात्मक सहसंबंध, एक चर में वृद्धि करने पे दूसरे चर में वृद्धि हो, या एक चर में कमी करने पे दूसरे चर में भी कमी हो, तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। ये तो था सर्किल का एग्जाम्पल। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की IQ अच्छी है तो उसके अचीवमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उपलब्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी बच्चे की IQ बढ़ती है तो उसकी अचीवमेंट क्या होगा, उपलब्धि बढ़ेगी। या हम लोग देखें कि IQ अगर कम हो तो अचीवमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। ये हमारा किस तरह का है सहसंबंध, ये हमारा धनात्मक सहसंबंध है। क्लियर है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है। ऋणात्मक सहसंबंध के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रोडक्शन और प्राइस। अगर किसी वस्तु का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें तो उसके प्राइस पे क्या असर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है तो उसकी प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। या अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल स्वरूप देख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि आलू का पैदावार अचानक बढ़ जाए तो उसके प्राइस क्या होता है, गिर जाता है। या पैदावार गिर जाए तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी एक चर में, चर है ये प्रोडक्शन और वेरिएबल, क्या है ये, सॉरी प्रोडक्शन और प्राइस क्या है, ये दो वेरिएबल है। अगर प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। या अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। यानी एक चर में वृद्धि होने पे दूसरे चर में कमी हो, या एक चर में कमी होने पे दूसरे में वृद्धि हो, तो इसको हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। क्लियर है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, ये किसका एग्जाम्पल था, ऋणात्मक शून्य सहसंबंध। जैसे हम लोग देखते हैं किसी बच्चे की भाषा और उसके शिक्षण, या हम लोग इसको अधिगम शब्द यूज कर सकते हैं, लर्निंग, या इसके जगह पे खेल भी रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे की भाषा में वृद्धि हो तो क्या उसके खेल पे कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं। अगर हम किसी बच्चे की भाषा को देखें और उसके अधिगम को देखें तो हम अगर भाषा, अगर कोई वेरिएबल है किसी बच्चे का, एक चर है, और उस अधिगम उसकी हम दूसरा वेरिएबल रखते हैं, तो इस चर में वृद्धि होने पे दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर से देखते हैं, एक चर में वृद्धि हो और दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे बढ़े या घटे, तो उसको हम लोग कौन सा सहसंबंध कहते हैं, शून्य सहसंबंध के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जीरो कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से था ये सहसंबंध। सहसंबंध गुणांक क्या है, सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। रैंक डिफरेंस मेथड, प्रोडक्ट मोमेंट विधि, पहला देखेंगे हम लोग कोटि अंतर विधि जो स्पीयरमैन का है, और दूसरा प्रोडक्ट मोमेंट विधि कार्ल पियर्सन का है। एक एक करके देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।